Welcome to the Chronicles YouTube platform. My name is Alok Singh, and as usual, this is our current affairs series program that is focused on UPSC and State PCS Prelims 2024. So continuing with this current affair program, जो पहला आर्टिकल हम डील करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे बेस्ड है. एक टिपिकल आईआर का टॉपिक है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है. नाउ ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑफ अ रिसेंट यूरोपियन यूनियन ने एक नेवल मिशन शुरू किया है. एक नेवल मिशन यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया और वो कहाँ पे? इन द रेड सी एरिया. रेड सी एज यू कैन सी कि एशिया और अफ्रीका के बीच में ये इनलेट है, सी इनलेट है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड की लोकेशन. यहाँ से काफ़ी अमाउंट में जो है मैरीटाइम ट्रेड होता है. तो इस एरिया में प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन फॉर व्हाट, शिपिंग के प्रोटेक्शन के लिए जो है यूरोपियन यूनियन ने ये नेवल मिशन शुरू किया है. नाउ एज यू नो कि पिछले 6 महीनों में रेड सी क्वाइट इन न्यूज़ रहा है. रेड सी एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है जो टाइम एंड अगेन न्यूज़ में रहा है. तो यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेड सी क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है. बियॉन्ड इजराइल और पैलेस्टीन का डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो उस रीजन पे भी जो भी जोग्राफिकल लोकेशन है वो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी प्रीलिम्स अलॉन्ग विद स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाती है. तो उस बिहाफ पे हमें इस चीज़ को समझना जरूरी है. फिलहाल अभी रेड सी का देख लेते हैं. एक जोग्राफिकल लोकेशन है, एक इनलेट है, मोर स्पेसिफिक ये कंटिन्यूएशन है इंडियन ओशन का, और ये अफ्रीका और आपकी जो है अफ्रीका और एशिया के बीच में ये रेड सी का जो लोकेशन है, राइट, इस पे जो है वाया मेडिटेरियन सी से यहाँ पे आपकी स्वेज कैनाल लोकेटेड है, जिस पे शिप्स जो है मूव करती हुई आती हैं. और एक नैरो स्ट्रेच ऑफ रेड सी जो आपके ये सी से जो होता हुआ वाया दिस स्टेट कॉल्ड बब अल मंदाब, ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाया इंडियन ओशन जो है ट्रैवल करती है. तो एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड पे जो ये रेड सी लोकेटेड है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेट लोकेटेड है. नाउ स्टेट एज अ जोग्राफिकल टर्म आपसे की इनपुट में पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट, तो स्टेट जो है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, उसको स्ट्रेट बोलते हैं. नाउ यहाँ पर रेड सी और इंडियन ओशन को जो है आपको जो ये स्टेट कॉल्ड बाब अल मंदाब जो कि यमन के पास पे लोकेटेड है. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेट है और ये एक तरह से क्वाइट एडवर्स है क्योंकि बहुत ही नैरो स्ट्रिप है इस लैंड का, और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो बहुत चेंज होते रहते हैं. विंड डिफरेंट स्पीड से ब्लो करती हैं, तो शिपिंग के लिए बहुत ही यहाँ ना टफ वाली सिचुएशन रहती है. तो इस रीजन को जो है टीयर ऑफ आई भी बोला जाता है, बिकॉज कितनी एडवर्सिटी क्रॉस होती है. लास्ट ईयर आपने देखा था कि एक शिप जो थी यहाँ पे इस लोकेशन पे जो फंस गई थी, क्योंकि एक नैरो सा पैसेज तो शिप की मूवमेंट के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है. तो ये स्टेट यू कैन रिटेन बियॉन्ड दैट ये रेड सी वाला एरिया है. Now as you can see कि ये रेड सी में जो है इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड होते हैं. इसी ट्रेड रूट के थ्रू वाया स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी में रेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से एसेस होता है, एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड से जो शिप जो है टू द रेस्ट पार्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ट्रैवल करती है. तो इंपॉर्टेंट सी लेन है ये रेड सी का एरिया, और यहाँ पे है ऑफ अ रिसेंट जो है हाउती रेबल्स के थ्रू जो है अटैक इंक्रीज हो गया है. अब ये हाउती रेबल्स कौन है? एज प्रीवियसली डिस्कस की हाउतीज जो है एक मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि यमन से ऑपरेट करते हैं. यमन एज अ कंट्री यू कैन सी कि ये सऊदी अरेबिया से बॉर्डर करती है एंड इट्स रेड सी के विसिनिटी पे लोकेटेड है. तो ये मिलिटेंट ग्रुप जो है इनिशियली जो है अगेंस्ट यमन गवर्नमेंट जो है इनका वो कोर फंक्शन था कि यमन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये हाउती रेबल्स ऑपरेट कर रहे थे. लेकिन फर्दर जो इनका इंटरेस्ट है सऊदी अरेबिया भी हो जाता है क्योंकि एक सिया सुन्नी का डिफरेंस है, एंड बियॉन्ड इनका जो एक कॉमन एनिमी है हाउतीज का वो है इजराइल. इजराइल के अगेंस्ट में भी ये हाउती रेबल्स ऑपरेट करते हैं. नाउ एज यू नो कि अक्टूबर नवंबर में इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया था. तो अब पैलेस्टीन के कॉज के लिए एंड मोर अगेंस्ट इजराइल जो है हाउती रेबल्स ने ऑफ रिसेंट मिलिटेंट एक्टिविटी शुरू की है. और वो मिलिटेंट एक्टिविटी क्या है कि जो भी इजराइल बाउंड शिप्स हैं, राइट, जो भी इजराइल बाउंड शिप जो इजराइल से ट्रेड करने के लिए यहाँ पे जा रही है इस रेड सी के थ्रू, तो उनका अटैक इस रेड सी के एरिया में यानी कि यमन के वेसिनिटी पर और मोर स्पेसिफिक गल्फ ऑफ एडन में जो है इन सारे रीजन्स में कोई भी शिप अगर ट्रैवल कर रही है इजराइल बाउंड है तो उस पर जो है हाउती रेबल जो अटैक कर रहे हैं. नाउ इसी पर्सपेक्टिव से, इसी पर्पज से जो है ऑफर रिसेंट कुछ हाउती रेबल्स ने कुछ यूएस के ड्रोन्स को मार गिराया. बियॉन्ड दैट कुछ कार्गो शिप्स यूरोपियन यूनियन के और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के और भी जो प्रोमिनेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं उनके शिप्स पे जो है हाउती रेबल्स ने रिसेंट में अटैक किया है. इंडियन बॉर्न सिटीजन्स कुछ शिप्स भी थी जो 2-3 शिप्स पे जिस पे इन हाउती रेबल्स ने ऑफ रिसेंट अटैक किया था. तो ये क्वाइट
प्रोन एरिया है, कंटीजेंसी प्रोन एरिया है रेड सी, और इसी बिहाफ पे यूरोपियन यूनियन ने अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये नेवल मिशन, जिसका नेमिंग है ऑपरेशन एस्पाइडस। तो एग्जाम के इनपुट से क्वाइट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑपरेशन एस्पाइडस। तो यू शुड नो कि ये एक नेवल मिशन है, यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया है। इसका कोर पर्पस है कि ये जो है यूरोपियन यूनियन आपका रेड सी में और गल्फ ऑफ एडन में वॉरशिप्स अलॉन्ग विद द एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को जो है एस्टैब्लिश करेगी, ताकि यहाँ पे अगर कुछ भी कंटीजेंसी जैसी सिचुएशन होती है तो उसको ये नेवल मिशन जो प्रिवेंट कर सकता है। तो रेड सी अलॉन्ग विद द गल्फ ऑफ एडन में यहाँ पे लोकेटेड है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज की अगर बात की जाए तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है। इन लोगों ने मिलकर जो इस प्लान को जो है एग्जीक्यूट किया है। तो ये दीज आर द मेंबर कंट्रीज, और इसमें एक रूल ऑफ एंगेजमेंट रखा गया है, यानी कि ये सुओ मोटो ऐसा नहीं कि हौती रेबल्स पे अटैक करेंगे, अटैक ये तभी करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। अगर हौती रेबल्स ऐसी शिप्स पे अटैक करते हैं देन ओनली ये जो नेवल मिशन है ऑपरेशनलाइज होगा, यानी कि इट इज ऑथराइज्ड टू फायर ऑन द हौतीज ओनली इन सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से ये नेवल मिशन है, न कि प्रीएम्प्टली जो शूट एट साइड का ऑर्डर दे दिया कि देखो और मार दो। तो सेल्फ डिफेंस एक की ऑब्जेक्टिव है। इसी बिहाफ पे जो नेवल मिशन शुरू किया गया है। ना इस डिस्टर्बेंस की वजह से, जब से ये हौती रेबल्स ने अटैक शुरू किया है उसके वजह से जो है शिपिंग का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्वाइट डिले हो रहा है, जिसके वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड जो है बिजनेसेस हैम्पर हो रहे हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ऑफर रिसेंट जो है नेवल मिशन शुरू किया है। नाउ ये तो ऑपरेशन एस्पाइडस से रिलेटेड हो गया। बियॉन्ड दिस इसके जो हम यूरोपियन यूनियन पे एक फैक्चुअल बेस्ड पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन डील करते हैं कि आखिर यूरोपियन यूनियन क्या है, क्योंकि एज यू नो कि यूपीएससी में जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन देख लेते हैं कि आखिर यूरोपियन यूनियन ने ऐसा नेवल मिशन क्यों शुरू किया। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हमें ये समझना जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन किस ऑब्जेक्टिव से एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ यूरोपियन यूनियन एज यू नो कि एक 27 मेंबर कंट्रीज है, इसमें 27 मेंबर्स हैं जो कि यूरोप के कंट्रीज हैं, और ये इन द ईयर 1993 जो है एस्टैब्लिश की गई थी। और ये एस्टैब्लिश कैसे हुई थी? थ्रू ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट के थ्रू जो है ये यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश किया गया था। एक 27 मेंबर कंट्रीज है, और ये एक तरह का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। तो आपसे अगर कोई इनपुट पूछे कि व्हाट इज यूरोपियन यूनियन, यू कैन इजीली से कि इट इज अ पॉलिटिकल एंड एन इकोनॉमिक यूनियन। अपने इन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइस किया है। जैसे लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म के लिए एक यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट बनाया गया है, जहां पे इन मेंबर कंट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लॉज होंगी उनको ये पार्लियामेंट बनाएगा। और इसके एग्जीक्यूशन के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई है जिसको यूरोपियन कमीशन बोलते हैं। तो यूरोपियन कमीशन एक एग्जीक्यूटिव विंग है यूरोपियन यूनियन का। बियॉन्ड यूरोपियन यूनियन की अपनी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो कोई भी डिस्प्यूट अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज, जो भी यूरोपियन यूनियन की 27 मेंबर कंट्रीज हैं, इनमें अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उनके सॉल्यूशन के लिए ये जुडिशियल विंग जो है काम करती है। नाउ इस यूरोपियन यूनियन एज आई डिस्कस की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, तो इन कंट्रीज के बीच में इंट्रा ट्रेडिंग प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी यूरोप में बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा था कैसे यूरोप में डिवास्टेशन और कैलेमिटी हुई थी। तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज उनके बीच में एक कोहिजन हो, ट्रेड प्रमोट हो, उसके लिए इसको इकोनॉमिक यूनियन भी बनाया गया, जिसमें कॉमन सेट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसीज रिलेटेड टू ट्रैफिक टैरिफ्स अलॉन्ग विद कस्टम्स यूनियन बनाया गया, एक कॉमन कस्टम यूनियन बनाया गया है, राइट। तो अगर बाहर की कोई भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करती है तो उनके लिए क्वाइट बेटर हो जाता है अगर ऐसी कोई यूनियन बनाया गया जिसपे एक प्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज हैं। तो इसी बिहाफ पे, क्योंकि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन 27 मेंबर कंट्रीज का क्वाइट कॉमन हो जाता है, तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने ओवरऑल टेरिटोरियल अक्लेम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया है। नाउ इसी बिहाफ पे यू कैन सी कि कैसे यूरोपियन यूनियन का जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस रेड सी में हैम्पर हो रहा है, तो इन लोगों ने जॉइंटली मिलकर जो है ये यूरोपियन यूनियन का जो है नेवल मिशन इन द रेड सी
शुरू किया है। तो दिस इज रिलेटेड टू दिस यूरोपियन यूनियन। ये इंपॉर्टेंट मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इजराइल एज यू कैन सी कि यहाँ पे लोकेटेड है क्लोजर टू द मेडिटेरियन सी, और ये वेस्ट बैंक और गाजा जहाँ पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है उसके विसिनिटी पे ये स्विज कैनाल है इजिप्ट के पास में, मोर स्पेसिफिक ये आपके अफ्रीकन रीजन में। तो यहाँ से शिपिंग जो वाया रेड सी होके जाती है, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेट आई डिस्कस कि कौन सी स्टेट है यहाँ से शिप जो है ट्रांसफर होके आती हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इंडियन ओशन में ये ट्रैवल करती हैं। तो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रेड सी आई डिस्कस की एक सी वाटर इनलेट है ऑफ द इंडियन ओशन जो अफ्रीका और एशिया के बीच में जो लाई करता है, एंड ये एक्सटेंड करता है इजिप्ट के स्विज कैनाल से लेके, और इसकी लेंथ अराउंड 1930 किलोमीटर है सी की, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग वाटरवे है जहां से ट्रेड कैरी होता है। तो इस बिहाफ पे ये जो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बियॉन्ड न्यूज लेड डेवलपमेंट में ऑपरेशन एस्पाइडस क्या है वो हमने देख लिया। तो एग्जाम में देयर से प्रोबेबिलिटी कि प्रीलिम्स में या मैपिंग के पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल से जो है देयर से प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। Now the next article that we are going to deal is related to Indian judiciary. Indian judiciary के साथ साथ ये Indian environment और biodiversity से भी related article है, and more specific ये forest conservation से related है। As you know कि last year in the year 2023 Forest Conservation Act 1980 में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किए थे। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में गवर्नमेंट ने 2023 में अमेंडमेंट किए थे, लेकिन इस अमेंडमेंट में कुछ इश्यूज एंड कंसर्न्स अराइज हुए थे जिसको ऐसा बोला गया था गवर्नमेंट जो है कैपिटलिस्ट के फेवर में इस अमेंडमेंट को लेके आई है। बियॉन्ड कुछ और प्रोविजंस रिलेटेड टू सिक्योरिटी जो है इस अमेंडमेंट के थ्रू इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में किया गया था। बियॉन्ड कुछ वेगनेस सी आ गई थी, और उस वेगनेस रिलेटेड है फॉरेस्ट के डेफिनेशन में कि किन किन एरियाज को जो फॉरेस्ट कंसिडर किया जाए यानी कि उनकी प्रोटेक्शन की जाए, उसके बिहाफ पे एक वेगनेस हो गई थी इस अमेंडमेंट के बाद, और उस पर इशूज एंड कंसर्न्स एराइज हुए थे, पब्लिक में क्रिटिसिज्म था। तो उसी बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है जिसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक जजमेंट दिया था, वो आगे हम देखेंगे क्या जजमेंट दिया था रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। उस डिसीजन को अपहेल्ड किया है, यानी कि ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ रीसेंट जो है अपहेल्ड किया है, जिससे कि बहुत सारा जो हमारा फॉरेस्टेड लैंड था जिसको ऐसा माना जा रहा था कि वो उसका लॉस हो जाएगा या उसका कुछ प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो इस डिसीजन के बाद जो एनवायरमेंट के लिए एक काफी पॉजिटिव न्यूज है। नाउ ये डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी थी कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर हम डेवलपमेंट्स को देखें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब हमारा ब्रिटिशर्स इंडिया में इन द ईयर 1927 जो ब्रिटिशर्स जो है एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927 ले आते हैं, लेकिन ये लॉ जनरली जो होता है ब्रिटिशर्स के फेवर में होता है। एज यू नो कि ब्रिटिशर्स को जो टिम्बर की रिक्वायरमेंट होती थी, तो ऐसे फॉरेस्ट को उन्होंने गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिशर्स जो होते हैं तो उन्होंने एज ए नोटिफिकेशन जो है फॉरेस्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि थ्रू नोटिफिकेशन इनका प्रोटेक्शन हो। इसके बिहाफ पर ब्रिटिशर्स ने ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडियन 1927 जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए। फर्दर ऑल जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाता है तो इन द ईयर 1980 जो है गवर्नमेंट एक नया लॉ लेके आती है जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बोला जाता है, जिसमें गवर्नमेंट थ्रू लीगल प्रोटेक्शन यानी कि लीगलाइज मैनर में कुछ सर्टेन एरियाज को नोटिफाई करती है कि सो एंड सो एरिया को फॉरेस्टेड डिक्लेयर कर दिया जाए, और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी ना हो, ग्रेटर सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया था। लेकिन यहाँ पे लीगल और नोटिफिकेशन दो एरियाज पे ही ऐसा मैंडेटरी रखा गया था। लेकिन ऑल्दो ये लॉ बनाया गया लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था, डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी हमारे कंट्री में प्रेवलेंट हो रही थी। तो इन द ईयर 1996 सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, और इस डेफिनेशन को जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है, जो फॉरेस्ट का एरिया है, उसको ब्रॉडन अप कर दिया, और उन्होंने एक टर्म यूज किया डिक्शनरी वर्ड ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि सिर्फ वही एरिया फॉरेस्ट कंसिडर नहीं होंगे जिसको इस लॉ के थ्रू नोटिफाई किया गया है या गवर्नमेंट ने लीगली जो है उनको प्रोटेक्शन दी है। उसके बियॉन्ड, इन दोनों के बियॉन्ड भी कुछ ऐसे फॉरेस्टेड एरिया जो डिक्शनरी वर्ड में आते हैं, यानी कि कुछ एरिया को जैसे गवर्नमेंट ने लॉ के थ्रू जो है नेशनल पार्क या बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दिया, उसके बियॉन्ड भी जो हमारे घर के सामने वेजिटेशन पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आते हैं, तो वो भी थ्रू दिस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन द ईयर 1996 जो है, और उस जो केस को जो है टी एन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रॉडर डेफिनेशन
डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट दिया था और ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 है इसको एक ब्रॉडर मीनिंग दी थी, राइट। तो ये इन द ईयर 1996 सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक जजमेंट था, इसी जजमेंट को अभी ऑफ रिसेंट अपहेल्ड किया है। और अपहेल्ड किस लिए किया है? ऑल बिकॉज की जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है इसको लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अमेंड किया था इन द ईयर 2023, और जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है इस जो अमेंडमेंट के बाद वो क्वाइट इन वेग हो गया था। ऐसा माना जा रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, रफली अराउंड 28% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो अब तक प्रोटेक्टेड थे, उनकी जो प्रोटेक्शन इससे खत्म हो जाएगी। इसके बिहाफ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट्स हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है, बियॉन्ड दैट जो और भी फॉरेस्ट स्टेट जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड जैसे लोग स्टेट्स ने जो है इस पे इश्यूज एंड कंसर्न दिए थे कि जो अमेंडमेंट के बाद इन फॉरेस्ट का जो लीगल प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू ये मैंडेट किया था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो अब अमेंडमेंट के बाद अप्लाई होगा वो सिर्फ जो लीगली या नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं उन्हीं पे अप्लाई होगा, यानी कि जिनका लीगली गवर्नमेंट के थ्रू लीगली पहले से ही प्रोटेक्ट किए गए या नोटिफिकेशन थ्रू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927 में दिया गया था या गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड प्रिजर्व्ड है, उन्हीं फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उसकी वजह से अराउंड 28% ऑफ द फॉरेस्ट कवर जिनको ऐसी कुछ नोटिफिकेशन या लीगल प्रोटेक्शन है वो लॉस होने वाले थे। तो इसी बिहार पे इश्यूज एंड कंसर्न्स अराइज हुए थे और उसकी जो है ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन अपहेल्ड किया है कि उसमें अब ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट जो 1996 का जजमेंट दिया वही कंसिडर होगा। तो इस बिहार पे अराउंड 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड है उसको जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। इसको परसेंटेज के बिहार पे ऐसा डिस्कस कि 28%, यानी कि इतना 1.97 स्क्वायर किलोमीटर का जो है प्रोटेक्शन मिलेगी एंड ये हमारे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में एक बेनिफिशियल अप्रोच होगा। तो इसी बिहार पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर रिसेंट ये डिसीजन को अपहेल्ड किया है जिसमें ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट दी है कि अगर नोटिफिकेशन या लीगल प्रोटेक्शन के बावजूद भी कुछ एरियाज थे जिनको गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर रही थी इस अमेंडमेंट के बाद, तो वो भी फॉरेस्ट में कंसिडर किए जाएंगे। तो इसी बिहार पे ये न्यूज़ हमारे लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। एग्जाम के लिए यू शुड रीड द ब्रॉडर प्रोविजन की फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो अभी 2023 में जो अमेंडमेंट किए गए उसमें सिक्योरिटी के क्या मेजर्स लिए गए, ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है या डिसएम्पावर किया गया है, ये सारी चीज़ें इस न्यूज़ आर्टिकल से आपको एक्स्ट्रापोलेट करके समझना जरूरी है। ऑल बिकॉज कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कम एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाते हैं। Now the next article that we are going to deal is related to India and its bilateral relationship. India और उसके bilateral relationship पे based ये article है, more specific India और जापान के relationship पे based है and beyond कुछ international platforms जो कि ग्लोबल गवर्नेंस या इंडिया के रिलेशन विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंप्रूव हो, वो देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या है, जिसमें एक्ट ईस्ट के बारे में हम देखेंगे कि इंडिया का डिप्लोमेटिक इवोल्यूशन फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुआ है। तो इसमें जापान का रोल कैसे आ जाता है वो हम देखेंगे। नाउ आफ्टर रिसेंट ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि इंडिया और जापान ने ऑन 19 फरवरी जो है इस फोरम में जो है अपनी 7th मीटिंग जो है कंक्लूड की है और इस मीटिंग को जो है इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम बोलते हैं। तो आगे फर्दर हम एक्ट ईस्ट फोरम के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट देख लेते हैं कि इस एक्ट ईस्ट फोरम में जापान और इंडिया ने मीटिंग कन्वेन की है और इस मीटिंग में ये देखा गया कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि जो हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो स्टेट्स लोकेटेड है जैसे सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, इन सारे स्टेट्स में जो डेवलपमेंट हो रही है उनको मॉनिटर किया जाए और इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कनेक्टिविटी कैसे बूस्टअप हो, इसलिए जो है इस फोरम की जो मीटिंग का ये कोर एजेंडा था। बियॉन्ड इस फोरम पे कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखे गए कि जो बांग्लादेश में प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं उनकी क्या स्टेटस है और क्रॉस बॉर्डर जो सर्वे किया गया उसका क्या स्टेटस है, बांग्लादेश और इंडिया में ट्रेड और लॉजिस्टिक कैसे बूस्टअप हो, उस पर क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन एक
इनपुट इंटेलेक्चुअल थिंकिंग पे एक फोकस एरिया ये है कि जापान से आखिर बांग्लादेश का क्या लेना देना है, राइट? तो यू शुड क्रिटिकली एनालाइज योरसेल्फ कि इस फोरम में कुछ ऐसे मेजर्स दिए गए होंगे तभी जो बांग्लादेश का में जो डेवलपमेंट्स हो रही है उनको मॉनिटर करना है, क्योंकि इंडिया और जापान के बीच में ये फोरम जो है उनके बीच में ये मीटिंग हो रही है। तो यू कैन सी कि इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव ये भी था कि टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर सर्वेस टू इंप्रूव ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड बियॉन्ड कुछ और प्रोजेक्ट्स जो कि कनेक्टिविटी, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, जापानीज लैंग्वेज एजुकेशन या डिजास्टर रेजिलियंस अलोंग विद टूरिज्म के सेक्टर पे भी इन इंडिया और जापान ने इस मीटिंग में डिस्कशन किया है और कुछ नए एरियाज पर भी कॉपरेट करने के लिए इस मीटिंग में डिस्कशन हुई है। नाउ एज आई डिस्कस कि बांग्लादेश का हम देखेंगे इससे क्या लेना देना है। बियॉन्ड एक्ट ईस्ट फोरम क्या है? एंड जापान एज यू नो कि एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, बायलैटरल रिलेशनशिप हमारे जापान से क्वाइट बेटर एंड इंप्रूव्ड है। जापान एशिया की एक प्रोमिनेंट इकोनॉमी ऑफ अ रीसेंट, ऑल्दो ये अपनी बढ़ती हुई एजिंग की वजह से और लो बर्थ की रेट की वजह से यहाँ इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, आया हुआ है, जिसकी वजह से अब ये स्लिप होकर थर्ड से फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। ऑल्दो जापान एक डेवलप्ड नेशन और इसी बिहाफ पे इंडिया को बहुत सारा असिस्टेंट देती है इन द फॉर्म ऑफ ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस। नाउ ये ओडीए क्या होता है? इन द ईयर 2013-14 जो है यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन इस ओडीए से रिलेटेड आया था कि आपको इसको क्रिटिकली एनालाइज करना था कि ये जो जापान के साथ हमारे रिलेशन रिलेटेड टू ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस है उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। नाउ ओडीए जो है ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये एक डेवलप्ड कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री को देती है ऑल इन द फील्ड ऑफ नॉन मिलिट्री पर्पजेस के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ताकि ये डेवलपिंग कंट्रीज में जो है डेवलपमेंट हो सके। उसी टर्मिनोलॉजी को जो है ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस बोलते हैं और इस बिहाफ पे जापान जो है इंडिया को काफ़ी असिस्ट करती है, राइट? एज यू नो कि अभी हमारे गुजरात में जो है या मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी जो बुलेट ट्रेन की बन रही है वो जापान के असिस्टेंस के थ्रू हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है जापान इंडिया को करता है। तो इस हिसाब से इंडिया और जापान के रिलेशन क्वाइट बेटर एंड बूस्टअप हुए हैं। लेकिन अब फोकस करने की बात है कि जापान एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब स्टैब्लिश की गई थी, इसका कोर पर्पज और ऑब्जेक्टिव क्या था। एंड बियॉन्ड इसके पहले हम डिप्लोमेटिक एवोल्यूशन रिलेटेड टू लुक ईस्ट पॉलिसी देख लेते हैं कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। नाउ एज यू नो कि 1991 में यूएसएसआर डिसमेंटल हो गया, यूएसएसआर का विखंडन हो गया एंड पोस्ट 1991 हमारे गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव एंड गोल थे एक अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना, बियॉन्ड अपने सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान रखना। तो उस समय के जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी एक फॉरेन पॉलिसी रन हुई लुक ईस्ट पॉलिसी इन द ईयर 1992 और इसका कोर पर्पस था साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया के एंगेजमेंट को बूस्टअप करना। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज लाइक म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ऐसी जो कंट्रीज यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड हैं उनके साथ इंडिया का एंगेजमेंट बूस्टअप हो, इसको और फर्दर एनहेंस किया जाए। एंड बियॉन्ड दैट सिमिलरली इसी टाइम पीरियड में चाइना का भी अपराइज हो रहा था। तो एक कॉमनैलिटी ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया में है। तो इस चीज को कोहेरेंस में डालने के लिए ये पीवी नरसिम्हा राव जी ने जो लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की। नाउ इस लुक ईस्ट पॉलिसी का फर्दर इवोल्यूशन, फर्दर डेवलपमेंट होने से पहले हमारे जो रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एशिया क्वाइट बेटर हो गए थे। हम अराउंड जो 80 to 90 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड इंडिया और इन साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं इनके साथ करते हैं और इस चीज को और स्ट्रेंथन और बेटर और प्रैग्मेटिक बनाने के लिए जो है इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को अब जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। यानी कि इस लुक ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ जो है साउथ ईस्ट एशिया की जो प्रोमिनेंट 10 कंट्रीज हैं ये थी, लेकिन ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो डोमेन है उसको ब्रॉडर कर दिया गया है, जो एंगेजमेंट है वो इन ब्रॉडर एरियाज कर दिया गया। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो फोकस करता है इन एशियन कंट्रीज को जो ऑलरेडी थी, बियॉन्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे फोकस करता है। एंड बियॉन्ड दिस साउथ ईस्ट एशियन जो ईस्ट एशिया में लोकेट कंट्रीज है, जैसे कि अभी हम जापान का डिस्कशन कर रहे हैं, कोरिया में आपका साउथ कोरिया है, इनके साथ जो है हमारा एंगेजमेंट इन द एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्वाइट इंप्रूव हो गया। एंड बियॉन्ड दैट सिक्योरिटी की एरिया में भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू इंडिया और ये रेस्ट पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया अलॉन्ग विद द ईस्ट एशिया कोऑपरेट करते हैं।
नाउ एज यू नो कि जापान के साथ हम क्वाड में पार्टनरशिपिंग करते हैं, जो यहाँ पे इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी के लिए ऑपरेट करता है। बियॉन्ड इन जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, कंट्रीज लाइक फिलीपींस जिन्होंने ऑफर रिसेंट हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो खरीदी है, उनके लिए भी चाइना एक कॉमन कंसर्न बना हुआ है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ब्रॉडर एरियाज में इंडिया और ये बाकी कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं। एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ऑफर रिसेंट क्योंकि ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी लाया गया, तो जापान भी इसमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो इंडिया के साथ कोऑपरेट करती है ना। उसकी जो कोर एरियाज है कोऑपरेशन का वो इन द 4C है, 4 C's ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। और ये किस पे कोऑपरेट करती है? इन द एरिया ऑफ कल्चर। साउथ ईस्ट एशिया में एज यू नो कि वहाँ पे पहले ही हमारे हिंदू रिलेटेड डायनेस्टीज थी। शैलेंद्र डायनेस्टी इन द इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इन सारे रीजन्स में ऑलरेडी एंसेस्ट्री टाइज हैं फ्रॉम द टाइम इन एंशंट इंडिया। बियॉन्ड कॉमर्स के फील्ड में कनेक्टिविटी बूस्टअप हो इंडिया से, जो थ्रू लैंड कनेक्टिविटी टू साउथ ईस्ट एशिया, उसके बिहाफ पे भी ये काम करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग में पीपुल्स की ट्रेनिंग की जाए, उसके बिहाफ पे भी ये काम करती है। तो ये 4C जो बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, ये इंडिया और रेस्ट पार्ट ऑफ जो साउथ ईस्ट एशिया और इनके बीच में जो इन्हीं पिलर्स पे बेस्ड ये एक्ट ईस्ट जो आपकी फोरम है ये इस पे प्रेमाइज है। नाउ इन कंट्रीज के बीच में ऐसा डिस्कस कि कॉमर्स और इकोनॉमी भी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स डील किए जा रहे हैं जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया को इस साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री से जो कनेक्ट किया जाए थ्रू रोड्स, राइट, रोड के थ्रू कनेक्ट किया जाए, रेलवे के थ्रू कनेक्ट किया जाए। इसी इनिशिएटिव पे जो है ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी रन करती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बांग्लादेश और इंडिया में कनेक्टिविटी के लिए ऑफर रिसेंट एक रेलवे लाइन शुरू की गई जिसको अगरतला अखौरा रेलवे लिंक बोला जाता है। ऑफर रिसेंट हमारे त्रिपुरा से लेके बांग्लादेश का अखौरा जो रीजन है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू जो रन बनाया गया है। बियॉन्ड इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड की कनेक्टिविटी बूस्टअप, उसके लिए ट्राईलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है। तो ये सारे इनिशिएटिव थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाए शुरू किए जा रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया कि किन किन प्लेटफॉर्म्स पे एंगेजमेंट बिल्डअप हो रहा है या कौन कौन एरियाज पे इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन से जो है फोकस कर रहा है। नाउ सिंस हम जापान की डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, और एक्ट ईस्ट फोरम की बात कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि ये एक्ट ईस्ट फोरम इंडिया और जापान के बीच में जो है फ्रॉम द ईयर 2017 जो है ये एस्टैब्लिश किया गया है। यानी कि जो एक्ट ईस्ट फोरम वाज एस्टैब्लिश इन 2017 टू प्रमोट रीजनल एंड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जापान और फर्दर इसको एनहेंस करता है, 2017 में इसका मेंबर बना हुआ है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जो हमारा कंट्री है वहां पे यू कैन सी इन दिस इमेज कि जापान कैसे थ्रू अपने ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस इंडिया को जो हेल्प कर रहा है। सिक्किम में यू कैन सी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अलॉन्ग विद फॉरेस्ट मैनेजमेंट, असम में जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को रन करा रहा है। एंड बियॉन्ड मेघालय की बात की जाए तो रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और ऐसे एन नंबर ऑफ एरियाज हैं जो ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंट के थ्रू जो है जापान इंडिया को इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है हेल्प कर रहा है। एंड एज आई डिस्कस कि इंडिया और बांग्लादेश में अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है रेलवे लाइन लिंक जो शुरू की गई है। तो इस हिसाब से ये न्यूज़ हमारे लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक डिप्लोमेटिक एवोल्यूशन प्रीलिम्स के साथ साथ यहाँ मेंस इनपुट भी लुक ईस्ट पॉलिसी अलॉन्ग विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कैसे एवोल्यूशन हुआ है। तो ऐसा फैक्चुअल इनपुट आप ये जो इंफॉर्मेशन अपने एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक्ड दिस सेशन। इफ यू लाइक्ड इट, then please do like and subscribe and give us the feedback in the comment box section. Till then, goodbye and all the best.